के इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िएगा बच्चों आज का पहला क्वेश्चन और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल अंकिता, गुड इवनिंग। वेद प्रकाश, गुड इवनिंग। नरेश जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। बिल्कुल रविंद्र सैनी, राम राम। बिल्कुल राम राम सबको, राम राम, नमस्कार, आदाब सबको, बिल्कुल सबको प्यार। बिल्कुल रेखा, बिल्कुल बढ़िया है बेटा, आप भी बढ़िया रहिए, मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया रहिए। देखो जिंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। अभी आप और हम ये जो माहौल है, इस माहौल में इस जरिए से मिल सकते हैं, तो इससे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल एक टाइम वो भी आएगा जब ये सारी परिस्थितियाँ बदलेगी और फिजिकली आप सब जानते हैं आप यहाँ पर मौजूद होंगे और हम भी आपके सामने होंगे, तब वो जो चीज़ें चलती है वैसे ही चलेगी साहब। पर अभी जो माहौल है इसमें यही संभव है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हिपेरिन सेलेक्टिवली इंटरफेयर विद, ऑप्शन आपके सामने, ए इंट्रिंसिक पाथवे, बी एक्सट्रिंसिक पाथवे, सी कॉमन पाथवे, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर चाहिए मुझे बच्चों, ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है ए। बिल्कुल ए। क्या बात है बच्चों, आपका आंसर, सबका आंसर बिल्कुल सही है। रमेश कुमार, एक्सटेंसिक वारफेरिन, बिल्कुल। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिपेरिन, हम बात कर रहे हैं साहब हिपेरिन की, तो बिल्कुल सही है आंसर इंट्रिंसिक पाथवे। इसका सही आंसर है ए इंट्रिंसिक पाथवे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए इंट्रिंसिक पाथवे। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी आपको देना जरूरी है। जो आपको आता है वो तो आता है, पर जो आपको नहीं आता है वो भी आपको आना चाहिए। देखिए बेटा, एग्ज़ाम पहले भी देते थे, आगे भी देते रहोगे, आपको पहले भी चीज़ें आती थी, आगे भी आएगी। बट आज आपका नंबर नहीं आ रहा है, आगे आपका नंबर आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी पड़ेगी। आज मेरा नंबर नहीं आ रहा, कल मेरा नंबर कैसे आएगा? जो मुझे आता है उसके साथ जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो मुझे उस मुकाम तक ले जाए जहां मेरे नंबर सिलेक्शन के ऊपर जाएं, तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या जाननी है देखिएगा, मैं बताता हूँ आपकी स्क्रीन पर चीज़ों को। पाथवे की अपन बात करें तो ये जो कोएगुलेशन के पाथवे, किसके पाथवे? कोएगुलेशन की बात अपन कर रहे हैं। तो इसके बारे में शॉर्ट एंड सिंपल मैं बताता हूँ आपको। एक तो है साहब आपका इंट्रिंसिक पाथवे, एक है आपका साहब एक्सट्रिंसिक पाथवे, फिर आगे आता है आपका कॉमन पाथवे, और उसके बाद आपकी होती है साहब क्लॉटिंग या कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन पाथवे की अपन बात करें तो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता दूं, ये जो एक्सट्रिंसिक है इसको साहब डिनोट किया जाता है APTT के द्वारा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की अपन बात करें APTT के द्वारा डिनोट किया जाता है, जो अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग होता है। जैसे कि KDT की बात करें तो वहाँ 26 से 32 सेकंड होता है साहब। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें रेफरेंसेस के अनुसार बदल जाती है। तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT की अपन बात करें, वो डिनोट करता है या जस्टिफाई करता है इंट्रिंसिक पाथवे को। साहब इंट्रिंसिक पाथवे लॉन्ग होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिनोट किया जाता है PT के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये आपका 12 से 14 सेकंड होता है। आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपका शॉर्ट होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे शॉर्ट है, इंट्रिंसिक पाथवे लॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या आपको जानना है, क्या विशेष बात आपको पता होनी चाहिए? जो ये इंट्रिंसिक पाथवे है, इस इंट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करता है साहब हिपेरिन। हिपेरिन की बात करें तो साहब ये अफेक्ट करता है इंट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करता है। और इधर बात करूं वारफेरिन,
वारफेरिन की बात करूं तो साहब ये अफेक्ट करता है साहब एक्सट्रिंसिक पाथवे को। तो जिंदगी भर ये बात याद रखना का एक्सट्रिंसिक पाथवे को वारफेरिन या ओरल एंटीकोगुलेंट इफेक्ट करते हैं और इंट्रिंसिक पाथवे को हिपेरिन अफेक्ट करता है। पर चूंकि आप हमारे बच्चे हो और आप स्पेशल बच्चे हो तो आपको कुछ विशेष तो पता होना चाहिए। अब आपके लिए विशेष बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ ये जो रेंजेस हैं ये रेफरेंसेस के अनुसार बदलती है। मैं आपको केडी त्रिपाठी के रेफरेंसेस दे रहा हूँ और आप सब जानते हैं मैं जो लिखता हूँ वो रेफरेंस के साथ लिखता हूँ। आपको मैं जो भी लिख के पढ़ाता हूँ उसके आप मुझसे रेफरेंसेस पूछ सकते हैं, ये आपको पता है। तो साहब अपन बात करें यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताऊँ कि साहब अगर आप बात करें कि साहब हिपेरिन अगर आप दे रहे हैं और आप एक वारफेरिन दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हिपेरिन की वजह से कौन सा पाथवे इफेक्ट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट होता है। तो कौन सा टाइम बढ़ता है, इंक्रीज एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को हिपेरिन बढ़ाता है। जबकि वारफेरिन कौन से पाथवे को इफेक्ट करता है, बोला एक्सट्रिंसिक को। तो इससे कौन सा टाइम बढ़ता है, बोला पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जिंदगी भर याद रखना है वारफेरिन पीटी को बढ़ाता है, हिपेरिन एपीटीटी को बढ़ाता है। क्योंकि ये किसको प्रभावित करता है, इंट्रिंसिक पाथवे को। ये किसको प्रभावित करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। अब विशेष बात क्या याद रखनी है, स्टार वाली बात जो आपको याद रखनी है, ये तो बात थी साहब लो कंसंट्रेशन की जो दुनिया जानती है। अब साहब हाई कंसंट्रेशन पर आपने मरीज को अगर हिपेरिन दिया है तो क्या होगा साहब, जिंदगी भर याद रखना है, अफेक्ट बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो साहब इस वजह से क्या होगा, जिंदगी भर याद रखना, इंक्रीज बोथ एपीटीटी एंड पीटी टाइम की अपन बात करें, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें तो जिंदगी भर याद रखना जो हिपेरिन है हाई कंसंट्रेशन पर अगर आपने दिया है, जिंदगी भर आपको पता होना चाहिए अगर आपने किसी मरीज को हिपेरिन हाई कंसंट्रेशन पर दिया है तो ये इंट्रिंसिक पाथवे ना बोल के, सॉरी एक्सट्रिंसिक पाथवे ना बोल के आप यहाँ याद रख सकते हो कॉमन पाथवे। क्या याद रख सकते हो, कॉमन पाथवे। तो जिंदगी भर याद रखना है सामान्यतया हिपेरिन केवल और केवल, सामान्यतः आपको जिंदगी भर जो बात याद रखनी है कि एवरेज बच्चे के लिए हिपेरिन इंट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करने के कारण एपीटीटी बढ़ाता है, वारफेरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करने के कारण पीटी बढ़ाता है। पर हाई स्टैंडर्ड की बात करूं तो साहब हाई कंसंट्रेशन पर हिपेरिन देने पर हिपेरिन दोनों को बढ़ाता है, इंट्रिंसिक को भी और कॉमन पाथवे को भी। और आपको पता होना चाहिए कॉमन पाथवे दोनों में ही है, इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। तो जब कॉमन पाथवे अफेक्ट होता है तब एपीटीटी और पीटी दोनों बढ़ते हैं। तो जिंदगी भर याद रखना हिपेरिन लो कंसंट्रेशन पर केवल एपीटीटी बढ़ाता है, जबकि हाई कंसंट्रेशन पर एपीटीटी और पीटी दोनों बढ़ाता है, जबकि वारफेरिन केवल पीटी बढ़ाता है। ये जिंदगी भर पता होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन था कि हिपेरिन लो कंसंट्रेशन पर कौन सा पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट करता है, जबकि हाई पर इंट्रिंसिक और कॉमन दोनों इफेक्ट करता है, ये पता होना चाहिए। और वारफेरिन किसको इफेक्ट करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं साहब दूसरे क्वेश्चन पर, लो डोजेज ऑफ हिपेरिन प्रोलॉन्ग्स। यह रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह रहा दूसरा क्वेश्चन, यह रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। लो डोजेज ऑफ हिपेरिन प्रोलॉन्ग्स, हिपेरिन की लो डोजेस किसको प्रोलॉन्ग करती है, हंसा आईएनआर भी। बिल्कुल बेटा, हिपेरिन के लिए हम एपीटीटी आईएनआर देखते हैं, जबकि वारफेरिन के लिए पीटी आईएनआर देखते हैं। बिल्कुल सही है। लो कंसंट्रेशन पे हिपेरिन कैसे देते हैं, आईवी या सबक्यूटेनियस। बेटा हिपेरिन को जनरली हम आईवी देना पसंद करते हैं, आपको पता होना चाहिए। लो कंसंट्रेशन मतलब लो डोजेज, हाई कंसंट्रेशन मतलब हाई डोजेज, ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं ज़्यादातर बच्चे, लो डोजेज ऑफ हिपेरिन प्रोलॉन्ग। लो डोजेज ऑफ हिपेरिन प्रोलॉन्ग आप सबको पता है, बोला लो डोजेज पे पीटी टाइम बढ़ना नहीं है। ये कौन सी डोज पे बढ़ता है, बोला हाई डोज पे। और ये नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट नहीं होता है। और ये एक्टिवेटेड
पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये साहब लो डोज पे। तो ये पता है आपको लो डोज पे किसको अफेक्ट करता है साहब, किसको अफेक्ट करता है, इंट्रिंसिक पाथवे को। इसलिए लो डोज पर हिपेरिन एपीटीटी को बढ़ाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसको अफेक्ट करने के कारण, कॉमन पाथवे को अफेक्ट करने के कारण हाई डोज पे बढ़ता है। तो साहब ये भी गलत है और बी सी दोनों हैं, तो ये भी गलत है। ब्लीडिंग टाइम जनरली हिपेरिन से बढ़ता नहीं है, हिपेरिन से ब्लीडिंग टाइम अनअफेक्टेड रहता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी टाइम जनरली हिपेरिन से बढ़ता है। तो जब भी किसी मरीज को हिपेरिन चल रहा है तो साहब लेबोरेटरी कंट्रोल की अगर आप बात करें, अगर एक पेशेंट हिपेरिन की थेरेपी पे है तो साहब उस पेशेंट का क्या आप लेबोरेटरी कंट्रोल करेंगे, तो APTT INR चेक करेंगे। APTT का इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो देखेंगे। अब इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो क्या है साहब, तो APTT टेस्ट अपॉन कंट्रोल का भैया जो टेस्ट वैल्यू है APTT की वो क्या आ रही है उसमें भाग दे दो APTT कंट्रोल क्या है, और इसका जो रेशियो आता है वही APTT INR कहलाता है। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिया गया है। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ DVT के लिए आप दे रहे हो हिपेरिन, या आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसे आप बोलते हो DVT, उसके अलावा आप क्या MI के लिए दे रहे हो या उसके वाल्व डले हुए इसलिए दे रहे हो, तो किस कंडीशन में दिया जा रहा है उसके हिसाब से ये तय होता है। 2 से 3.5 के बीच जनरली रखा जाता है। तो सीधे शब्दों में मैं कहूँ आपसे तो 2 से 3.5 का मतलब क्या है कि जैसे APTT कंट्रोल 26 से 32 सेकंड है तो हम चाहेंगे ये 52 से 90 सेकंड तक चला जाए, 52 से 100 सेकंड के बीच रहे। अगर मैं हिपेरिन की थेरेपी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि उसका एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ जाए ताकि उसमें जो कोएगुलेशन की संभावना है वो कम हो जाए, ये मैं मरीज में चाहता हूँ। तो इस हिपेरिन की डोज बढ़ानी है या घटानी है, या हिपेरिन का असर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये किस बात से तय होता है, ये APTT के टाइम से तय होता है। और APTT का टाइम हमें किस हद तक बढ़ाना है, बोलो 2 से 3.5 गुना बनाना है। और हिपेरिन का जो इफेक्ट आता है वो इमीडिएट आता है और 4 to 6 आवर तक आता है। 4 to 6 आवर ड्यूरेशन होता है और इमीडिएट ये ऑनसेट होता है। तो हिपेरिन की अपन बात करें तो साहब ये कब होता है, हिपेरिन का जो ज़रूरत होता है टू इनिशिएट थेरेपी, थेरेपी की शुरुआत के लिए अगर किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट देने हैं तो शुरुआत में हिपेरिन ही दिया जाता है क्योंकि इसका असर इमीडिएट आता है, 4 से 6 घंटे के लिए आता है। तो साहब इसको जब दे रहे हैं तो इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो किस आधार पर तय होता है, बोला APTT INR के आधार पर तय होता है। ये आपको याद रखना है। और APTT INR कैसे देखते हैं, INR निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको भाग देना है कि साहब जो APTT जो पेशेंट का है वो ऊपर लिख दिया जो जांच में आया, और APTT कंट्रोल 26 से 32 सेकंड पता ही है। तो हम इससे देखेंगे कि एक्चुअली में सामान्य की तुलना में उसका APTT बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा है तो हिपेरिन की डोज बढ़ाएंगे, और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, जो आवश्यकता है उतना बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, और हम बढ़ाकर उसको 2 से 3.5 गुना तक करेंगे जो हमारी आवश्यकता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और वारफेरिन पे मैं आऊँगा सुनील, बिल्कुल आऊँगा, जब वारफेरिन का नाम आएगा तो बिल्कुल आऊँगा। सना साइकेट्रिक की ड्रग जब लेंगे, जब आपको साइकेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको साइकेट्रिक की दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तब साइकेट्रिक की क्लास लेंगे। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा जब आप साइकेट्रिक पेशेंट हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ जब निमांस की बात आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको साइकेट्रिक ड्रग की जरूरत खुद को पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत को पड़ेगी जब निमांस की बात करेंगे। आज हम बात करें ब्लड की दवाइयों की। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो लो डोजेज ऑफ हिपेरिन प्रोलोंग बी इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है साहब बी है। इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है साहब, बी है। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो साहब अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो साहब जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देने का
जवाब दीजिएगा बेटा। गार्गी आउटस्टैंडिंग, तो बेटा आप हो जो इस मुसीबत के समय में भी अपने आप को फोकस किए हुए हो। बेटा आप हो तो हम हैं, वरना साहब क्या मतलब है हमारा। बिल्कुल अमित कुमार, बिल्कुल ये बी। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। दिनेश मीणा, नर्वस सिस्टम ड्रग कराएंगे बिल्टू? बिल्कुल बेटा कराएंगे। निमांस का एमएससी का एंट्रेंस 14 को है। चलो अगली बार मैंने ली थी सीएनएस की दवाइयाँ, पता नहीं आप कहाँ खोए हुए थे तब आप। चुप रहो, पढ़वा थोड़ा बहुत तो पढ़ी रही हो तुम मेरे ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बैग में मजा आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो। देख मौका है। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। शिखा फैक्टर सेकंड, कीर्ति सी फैक्टर सेकंड, सीमा बी, गार्गी बिल्कुल बेटा आपको भी नमस्कार। कृष्णा बी, रवीना बी, सागर सी, पूजा बी, नेमीचंद बी, गोविंद फैक्टर 7, चौथमल ए, पूनम प्रजापत बी, विनोद बी। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे ए बी सी, चला डी पे कोई आ ही नहीं रहा। एक आध बच्चा डी भी तो बोलो। विनोद बी, अनिल पंत बी, समता मेहरा बी, स्वाति सी, ए बी सी है ना, ए बी सी। कोई डी भी लिख दो यार, मजा आ जाएगा। हाँ श्रवण ने लिखा, किसने लिखा? श्याम ने लिखा डी। वहाँ मेरे श्याम ने लिखा डी। बड़ी जल्दी थी शाम को, शाम ने इस टाइम भी जल्दी की, इस टाइम भी नो आइडिया। गार्गी बिल्कुल बेटा आइडिया, कोई बात नहीं। छोड़ना भी एक, जैसे टेस्ट मैच होता है ना बेटा, उसमें हर बॉल को मारना नहीं होता, कुछ बोले छोड़नी भी होती है। तो छोड़ना भी एक आर्ट होती है, कोई बात नहीं। अगर आप इसको लेफ्ट भी करें तो रवि जैन बी। क्वेश्चन पूछ रहा है तो साहब, तो ब्लड लेवल ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर डिक्लाइंस मोस्ट रेपिडली आफ्टर इनिशिएशन ऑफ वारफेरिन। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो वारफेरिन है बच्चों, वारफेरिन है, ये एक प्रकार का OAC है, ओरल एंटी कोएगुलेंट। और इसके और भी भाई हैं, वारफेरिन, एसिनोकामेरोल, डाइक्यूमेरोल, बहुत सारे हैं, बिसहाइड्रोक्सीकाओमेरिन, और बात करें तो फेनिंडाइओन, बहुत सारे होते हैं। तो वारफेरिन एक प्रकार का ओरल एंटीकोगुलेंट है। अगर इसकी मैं बात करूं तो साहब ये क्या करता है, साहब ये क्या करता है, अगर अपन बात करें तो साहब ये क्या करता है, डिक्रीज बायोसिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। ये मेरे हिसाब से आप सबको पता है। जो वारफेरिन नाम की दवा है वो बायोसिंथेसिस कम करती है, फैक्टर 2, 7, 9, 10। अब साला यहाँ 2 भी है, यहाँ 7th भी है, यहाँ 9th भी है, 10th भी है, चक्कर पड़ गया साहब। तो साहब वारफेरिन जैसे दोगे, ओरल एंटीकोगुलेंट है, ये बायोसिंथेसिस कम करेगा। 2, 7, 9, 10 का आप सबको पता है। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के इंक्रीज करता है इन सब की बायोसिंथेसिस को। विटामिन के की अपन बात करें तो आप सबको पता है, विटामिन के क्या करता है, इंक्रीज करता है साहब सिंथेसिस किसकी, 2, 7, 9 एंड 10। तो साहब विटामिन के बिल्कुल साहब इसका अपोजिट है। तो विटामिन के और वारफेरिन की अपन बात करें तो साहब बोथ हैव अपोजिट एक्शन, both have opposite action, so both are antidote of each other। आप सबको पता है विटामिन के 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस को बढ़ाता है, जबकि वारफेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट की सिंथेसिस को कम करते हैं। तो दोनों अपोजिट एक्शन के कारण एक दूसरे के एंटीडोट है। विटामिन के की डोज ज़्यादा हो जाए तो वारफेरिन दे देते हैं, वारफेरिन की डोज ज़्यादा हो जाए तो विटामिन के दे देते हैं, और इसे आप कोएगुलेंट की श्रेणी में पढ़ते हैं साहब। आप सबको पता है, आपसे कोई पूछे बोला विटामिन के कहाँ पढ़ा जाता है
बोलो कोएगुलेंट की श्रेणी में पढ़ा जाता है। ये कोएगुलेंट या एंटीकोएगुलेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। विटामिन के 2719 की सिंथेसिस को बढ़ाता है, वारफेरिन 2719 की सिंथेसिस को कम करता है। अब क्वेश्चन ये पूछा, ये नहीं पूछा किसकी सिंथेसिस को कम करता है, वो पूछ रहा है साहब सबसे पहले किसकी साहब लेवल कम होगी। अब आपको एक बात बता दूं, लेवल जो कम होगा तो साहब ये सिंथेसिस रोकेगा, कम होगा। पर ध्यान से सुनना, ये देने के बाद 2719 नहीं बनेंगे, पर जो पहले के मौजूद है वो तो है, और वो पहले के मौजूद जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक उनका लेवल कम नहीं होगा। जैसे मैं वारफेरिन दूंगा, आप सबको पता है 2, 7, 9, 10 बनना बंद हो जाएंगे, तो नया 2, 7, 9, 10 नहीं बनेगा। पर बॉडी में जो 2, 7, 9, 10 पहले से मौजूद है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक उनका लेवल कम नहीं होगा। और वो नष्ट जो होने की जो स्पीड है इन सबकी अलग अलग है, इन सबका जो टी हाफ है अर्धायु काल है वो अलग अलग है। अगर अपन बात करें 2, 7, 9, 10 की अपन बात करें तो साहब इसका अगर मान लीजिए 6 आवर है तो इसका 24 आवर है, और इसका अपन बात करें 40 आवर है, और इसका बात करें अपन इसका 40 आवर है, और इसका बात करें इसका 60 आवर है। तो साहब ये मैंने इनके सामने क्या लिखे हैं, इनके लिखे मैंने टी हाफ, इनके लिखे टी हाफ, इनके लिखे मैंने टी हाफ। तो साहब मुझे बताइए कि भैया फैक्टर 9th 24 घंटे में आधा रहता है, फैक्टर 7th 6 घंटे में आधा रहता है, फैक्टर 2nd 60 घंटे में आधा रहता है, फैक्टर 10th 40 घंटे में आधा रहता है। अब मुझे सबसे सही आंसर चाहिए। जैसे मैं वारफेरिन दूंगा, ब्लड में सबसे पहले किसका लेवल गिरेगा, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, सबसे बाद में किसका लेवल गिरेगा। तो यहाँ पर सबसे जल्दी साहब किसका गिरेगा, मोस्ट रैपिडली किसका गिरेगा, और मोस्ट डिलेड किसका गिरेगा। जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा सबसे जल्दी। अब तो जवाब दे दो, किसका लेवल सबसे जल्दी गिरेगा, सबसे एक साथ जवाब किए, जल्दी दीजिए जवाब। सुरेश कुमार गजरावत बी, 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 बिल्कुल बी, बी। आप सबको पता है फैक्टर 7 6 घंटे में ही आधा हो जाएगा। अगर ये बनना बंद हो गया तो अगर ये 6 घंटे में आधा होता है तो मोस्ट रैपिडली साहब इसका लेवल गिरेगा। तो आंसर की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है साहब। आंसर इस क्वेश्चन का है बी। बोले तो साहब फैक्टर 7th, फैक्टर 7th इस क्वेश्चन का सबसे जो सही जवाब है वो है फैक्टर 7th, फैक्टर 7th, फैक्टर 7th सबसे जल्दी। अब यहाँ पर मुझे जवाब दीजिए, सबसे लास्ट में किसका कम होगा, सबसे लास्ट में किसका कम होगा, जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, आंसर भी फैक्टर 7। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, सबसे बाद में किसका कम होगा, सबसे बाद में कौन से फैक्टर का कम होगा, जवाब दीजिए। सबसे बाद में कौन से फैक्टर का ब्लड में लेवल कम होगा, जवाब दीजिए। 9th, 7th, 10th और 9th, 7th, 2nd और 10th में से सबसे बाद में किसका कम होगा, जवाब दीजिए। सबसे बाद में किसका कम होगा, जवाब दीजिए। सबसे बाद में किसका कम होगा, जवाब दीजिए। सबसे लेट लिख सकते हैं आप फैक्टर का नाम, फैक्टर 2nd, फैक्टर 2nd, फैक्टर 2nd। ये साहब मोस्ट डिलेड, ये मोस्ट डिलेड होगा, इसका मोस्ट डिलेड होगा, और इसका साहब अर्लीस्ट होगा, इसका अर्लीस्ट सबसे जल्दी आपके फैक्टर 7 का, और सबसे लेट आपके फैक्टर 2nd का। अब वारफेरिन आई है तो इसकी अपन बात करें तो आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, इसका जो एक्शन होता है, इसका जो ऑन सेट होता है, इसका ऑन सेट जो होता है आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं साहब, वारफेरिन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। वारफेरिन की अपन बात करें तो साहब इसका जो ऑन सेट है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसकी अपन बात करें तो साहब ऑन सेट इसका डिलेड है, ऑन सेट इसका डिलेड है, और ड्यूरेशन इसका लॉन्ग है। डिलेड की अपन बात करें, लॉन्ग की अपन बात करें तो 1 to 3 डेज़ में इसके असर आते हैं, और 3 to 6 डेज तक
इसके असर आते हैं। वारफेरिन साहब 1 से 3 दिन बाद असर दिखाता है और 3 से 6 दिन तक असर दिखाता है। तो साहब इसको अपन कभी भी शुरुआत में नहीं देते हैं। इसका जो यूज़ है, इसके यूज़ की बात करें, ओनली फॉर मेंटेनेंस, ओनली फॉर मेंटेनेंस, ओनली फॉर मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस में काम में आता है। इनिशियली जो यूज़ होता है वह है हेपेरिन और मेंटेनेंस में काम आता है वह है वारफेरिन। शुरुआत में साहब क्या यूज होता है, हिपारिन, और बाद में क्या यूज होता है, वारफेरिन। और साहब यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बता दूँ, इसका जो लेबोरेटरी कंट्रोल है उसमें आप क्या चेक करते हो, उसमें PTINR क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर किसी पेशेंट को हिपारिन चल रहा है तो नर्स किसके लिए सैंपल भेजेगी, APTTINR के लिए। वारफेरिन चल रहा है तो किसके लिए भेजेगी, PTINR के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब अगर पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है तो आपको APTTINR चेक करवाना है, वारफेरिन चल रहा है तो PTINR चेक करवाना है। अब देख लीजिए जब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो साहब मेन कोर्स में क्या मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सुरेश कुमार, इट इज नॉट इमरजेंसी ड्रग, बिल्कुल सही है बेटा, मेंटेनेंस में काम में आता है, बिल्कुल। आई होप आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। ट्रेनेक्जेमिक एसिड इज स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ, ट्रेनेक्जेमिक एसिड किसका स्पेसिफिक एंटीडोट है, ट्रेनेक्जेमिक एसिड इज स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ, क्वेश्चन पढ़िएगा। बिल्कुल डिसकंटिन्यूड 7 डेज बिफोर ऑपरेशन। अब दिनेश ये तो पता चल ही गया होगा, 3 to 6 डेज अगर काम कर रहा है तो 6 दिन अगर काम कर रहा है तो एटलीस्ट 7 दिन पहले उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7 ये 6 दिन तक उसका असर है तो बिल्कुल उसको बंद करना पड़ता है, बिल्कुल। और हिपेरिन 6 आवर बिफोर पहले बंद करते हैं, 6 घंटे पहले बंद कर देते हैं, और आपका वारफेरिन 1 वीक पहले बंद कर देते हैं, बिल्कुल। कारण यही है कितनी देर तक असर है उसका, उसी पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। अगर हिपेरिन चल रहा है तो 6 आवर, 4 to 6 आवर, और वारफेरिन चल रहा है तो एटलीस्ट 5 to 7 डेज बिफोर उसको बंद करना होता है, 5 से 7 दिन पहले, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। ट्रेनेक्जेमिक एसिड स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ, जवाब दीजिएगा ट्रेनेक्जेमिक एसिड किसका एंटीडोट है। आंसर दे रहे हैं बच्चे, सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं आंसर, सी दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी लॉक कर दे, थ्रोम्बोलाइटिक। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। धीरज यार ये ए कहाँ से ले आया मेरे बच्चे। स्वाति सी, बिल्कुल। विनोद सी, समता सी, लताशा सी, रविंद्र सी, अच्छा चलो मैं 1 by 1 पूछता हूँ। ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट बताओ, ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट बताओ, ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट बताओ, पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट बताओ। तन्वी, मुकेश, ऑर्गेनोफॉस्फेट का मैं पूछ रहा हूँ, एंटीडोट बताओ, बिल्कुल। ये सी मुझे समझ में आ गया। ऑर्गेनोफॉस्फेट का बताओ बच्चों, ऑर्गेनोफॉस्फेट का शिखा एट्रोपिन, बिल्कुल सही बेटा, एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट है, एट्रोपिन। तो ए तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो एंटीडोट है वो क्या है, एट्रोपिन। बेंजोडाइजेपिन्स, ये पी है, के नहीं है। बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट बताओ, बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट बताओ। एट्रोपिन आ रहा है, एट्रोपिन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एट्रोपिन, बिल्कुल लॉक कर दिया, शानदार, मजा आ गया। अब बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट बताओ, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बेंजोडाइजेपिन मतलब मिडाजोलाम, मिडाजोलाम का पूछा गया क्वेश्चन है, मिडाजोलाम के बारे में डेली एम्स में पूछा था एक बार। तो मिडाजोलाम का एंटीडोट क्या होगा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बेंजोडाइजेपिन जैसे कि मिडाजोलाम, इसका एंटीडोट बताइए। डायजापाम का एंटीडोट बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, एक बच्चे ने सब कुछ लिखा है, बिल्कुल। फ्लूमाजेनिल, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एस्प्रिन का एंटीडोट बताओ, एस्प्रिन का एंटीडोट बताओ बच्चों, एस्प्रिन का एंटीडोट बताओ। आप आ जाओ एस्प्रिन पे, एस्प्रिन पे आ जाओ, एस्प्रिन पे आ जाओ, एस्प्रिन का एंटीडोट बताओ। एस्प्रिन का भी पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एस्प्रिन का एंटीडोट बताइए,
मैं ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। एस्प्रिन का एंटीडोट बताइए, एस्प्रिन का एंटीडोट बताइए, जवाब दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत अच्छे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं किसमें? एस्प्रिन की पॉइजनिंग में। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एस्प्रिन की जब पॉइजनिंग होती है तो यहाँ पर एसिडोसिस देखने को मिलता है। उस एसिडोसिस को काउंटर करने के लिए एस्प्रिन की पॉइजनिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। बेटा पैरासीटामोल क्यों देते हैं? एस्प्रिन की पॉइजनिंग में हम SBC सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं क्योंकि एस्प्रिन में पॉइजनिंग में एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो एस्प्रिन की पॉइजनिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। अब थ्रोम्बोलाइटिक की पॉइजनिंग में क्या दिया जाता है? थ्रोम्बोलाइटिक की पॉइजनिंग में एंटी थ्रोम्बोलाइटिक दिया जाता है। थ्रोम्बोलाइटिक की पॉइजनिंग में क्या देते हैं? एंटी थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक की पॉइजनिंग में क्या देते हैं? एंटी थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, ये सब थ्रोम्बोलाइटिक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक की अपन बात करें, थ्रोम्बोलाइटिक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक की बात करें अपन तो साहब यहाँ पर एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टा प्लेस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ट्रेनेक्जेमिक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ट्रेनेक्जेमिक एसिड। तो साहब थ्रोम्बोलाइटिक साहब ये क्या काम आते हैं? ये क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं साहब थ्रोम्बस को। साहब क्या करते हैं? ये डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते हैं थ्रोम्बस को, थ्रोम्बस को घोलने के काम आते हैं साहब ये। और ये क्या करते हैं साहब? ये क्या करते हैं? मेंटेन थ्रोम्बस। जिंदगी भर याद रखना कि साहब स्ट्रेप्टोकाइनेज थक्के को, क्लोट को घोलता है तो एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रेनेक्जेमिक एसिड उसको मेंटेन करता है। अगर थ्रोम्बोलाइटिक का ओवरडोज हो गया है तो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक दे दीजिए। एंटी थ्रोम्बोलाइटिक का ओवरडोज हो गया है तो थ्रोम्बोलाइटिक दे दीजिए। थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस को घोलने वाले, क्लोट को तोड़ने वाले, आर्टरी को रिकेनलाइज करने वाले, जो ऑक्लूडेड ब्लड वेसल्स है उनको खोलने वाले। आप सबसे बेहतर कौन जानता है? MI का जब इवोल्यूशन होता है तो इनका जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर ऑनसेट ऑफ MI की अपन बात करें तो साहब उसे गोल्डन आवर कहते हैं। उस आवर के अंदर इनका जो इस्तेमाल है मरीज की जान बचाता है और बहुत सारी समस्याओं को आगे आने नहीं देता है। तो साहब थ्रोम्बोलाइटिक आप सब जानते हैं, MI का जो पहला घंटा होता है जिसे गोल्डन आवर कहते हैं उसमें दिया जाए तो ऑक्लूडेड ब्लड वेसल्स को ये खोल के ब्लड सप्लाई को मेंटेन करता है और उस मायोकार्डियल इंफेक्शन को बढ़ने नहीं देता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टाप्लेस, टेनेक्टाप्लेस, बहुत सारे हैं साहब। ये थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं, ये थ्रोम्बस को तोड़ने के काम में आते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, ये थ्रोम्बोलाइटिक के अपोजिट हैं, मतलब थ्रोम्बस को टूटने नहीं देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस को तोड़ते हैं, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस को मेंटेन करते हैं। तो थ्रोम्बस को मेंटेन कब करते हैं अपन? जब ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो तो ट्रेनेक्जेमिक एसिड दिया जाता है। आप सब जानते हैं कोएगुलेंट थक्का बनाता है, एंटीकोएगुलेंट थक्का बनने नहीं देता है। थ्रोम्बोलाइटिक थक्के को तोड़ता है और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक बने हुए थक्के को मेंटेन करता है। ये थक्का बनाते नहीं है, उस थक्के को बरकरार रखते हैं। थक्का बनाने वाला कोएगुलेंट होता है, थक्का नहीं बनने देने वाला एंटीकोएगुलेंट होता है, थक्के को तोड़ने वाला थ्रोम्बोलाइटिक होता है और जो थक्का होता है, क्लोट होता है, उसको बरकरार रखने वाला एंटी थ्रोम्बोलाइटिक होता है। तो इसकी ओवरडोज पर, स्ट्रेप्टोकाइनेज की ओवरडोज पर ट्रेनेक्सा देते हैं और ट्रेनेक्सा की ओवरडोज पर स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। आई होप मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया से मिलता है, आप सबको पता है। DOC ऑफ MI क्या है सर? ये हैं बच्चों वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ही पढ़ा पढ़ा कर नर्सिंग का बंटाधार कर रखा है साहब। अगर ये DOCयाँ ही चलती ना बेटा तो 20 रुपये में रेलवे स्टेशन के बाहर किताबें मिलती जिसमें सारी DOCयाँ लिखी होती और हर कोई पढ़कर डॉक्टर बन के घूम रहा होता था।
ये डियोसियाँ आप सब जानते हैं। ये डियोसिया क्या होती है? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ना बेटा, तो आता है तो पेशेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। आपको उसको रिलैक्स करने के लिए मॉर्फिन देना होता है, उसकी एंग्जायटी, पेन, अप्रहेंशन को मॉर्फिन कम करता है और उन्हीं के साथ-साथ कुछ और चीज़ें होने से मॉर्फिन की वजह से हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी कम होती है, ऑक्सीजनेशन किया जाता है उस पेशेंट को, आप सब जानते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बात करें तो उसकी पंपिंग फेल ना हो जाए, इसलिए आप वहाँ पर डोबुटामाइन भी दे सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं कि ये सब करते-करते भी अब आप जब जानते हैं उसमें एसिडोसिस होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जाएगा और आपको पता है कि ये सब तो कर रहे हो पर थ्रोम्बस को नहीं तोड़ा, जो है उसको बढ़ने से नहीं रोका तो दिक्कतें आएगी। तो साहब आपको क्या करना है, वहाँ पर एस्प्रिन भी देनी है ताकि थ्रोम्बस ना बढ़े, वहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज भी देना है ताकि थ्रोम्बस टूट जाए। और क्या करना है, इतना सब करने के दौरान अगर अर्दमिया आ गया तो क्या करोगे? तो अर्दमिया ना आए इसलिए आपको वहाँ पर स्मॉल लोल भी देना है। और क्या करना है, ये सब करते करते अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में चला गया, उसके अंदर रीमॉडलिंग हो गई तो आपको क्या करना है, वहाँ पर CHF ना हो, रीमॉडलिंग ना हो, इसलिए एसी इनहिबिटर, ARB, लिसोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल इनमें से या लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन इनमें से देना होता है। और पेशेंट बच गया तो आगे ये हालात उत्पन्न ना हो इसलिए उसको बीटा ब्लॉकर और जैसे कि आपका एटेनोलोल और हाइपोलिपिड मिक्स जैसे कि एटोरवास्टेटिन ये, या फिर अपन बात करें साथ में एस्प्रिन, तो थ्रोम्बस ना बने तो ये सब साथ देख के भेजना होता है। ट्रीटमेंट इज नॉट अबाउट अ ड्रग बेटा, ट्रीटमेंट आपको परिस्थितियां देख के करना होता है। ये DOC, POC, DOC हर जगह नहीं चलती है, आया समझ में? तो DOC जहाँ जरूरत है वहीं काम में आती है। MI की DOC, भाई MI को एक दवा से इलाज होता है क्या MI का? हाउ कैन यू से दैट MI का DOC? अजीब से क्वेश्चन। तो साहब DOC को स्ट्रेप्टोकाइनेज बोलते हैं। आपको बता दूं, स्ट्रेप्टोकाइनेज गरीबों को लगता है, आज की दुनिया में अल्टाप्लेज चलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज आप सब जानते हैं एंटीजेनिक नेचर होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज से हाइपोटेंशन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज से आप एनाफाइलेक्सिस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं, फीवर होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप C नाम के बैक्टीरिया से मिलता है और ये हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है। तो इससे मिलने वाला जो एंजाइम है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये आपकी बॉडी में AGAB कर सकता है, इसलिए इसको आज की तारीख में पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद यूरोकाइनेज आता है, उसके बाद एल्टाप्लेज आता है जो रिकॉम्बिनेंट DA टेक्नोलॉजी से बनता है। इसलिए मुझे पसंद नहीं है DOC। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है, नहीं तो हमारी ओवरडोज बेटा आप सब जानते हैं, मुझे इन मामलों में न छेड़ें तो वो बेटर है। तो ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। तो थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक जैसे कि ट्रेनेक्सा ये साहब, या इसका एक और ऑप्शन है EPC, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, वो भी साहब एंटीडोट है साहब इसकी थ्रोम्बोलाइटिक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहब C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते हुए, सब जवाब दीजिएगा। यूरोकाइनेज बिल्कुल यूरिन से मिलता है बेटा। DOC बेटा गिनी चुनी चीज़ों की होती है, मुझे चिड़ इसलिए होती है, हर बात में DOC ढूंढते हैं बच्चे, हर बात में DOC ढूंढते हैं, हर बात में DOC ढूंढते। और उन बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि सिखाया है उनको ऐसा जाता है, पढ़ाया ऐसे जाता है कि भाई नर्सिंग में तो क्या करना है, तुम्हें दवाइयाँ याद रखनी है गिनी चुनी, ऐसा नहीं है। नर्सिंग में बेटा आप डिप्लोमा नहीं, BSc नहीं, PG नहीं, रिसर्च में आप जाते हैं साहब, आप MSc के बाद आप PhD भी करते हैं। तो बात अब डिप्लोमा तक नहीं, डिग्री तक नहीं, PG तक नहीं, PhD तक पहुंच गई है। तो अब आप बिलीव कीजिए, आप जो दुनिया आपको समझती है वो नहीं है। अब आप अपने स्तर को ऊपर उठाइए बेटा, लेवल को ऊपर उठाइए और आगे की बातें कीजिए। तो बेटा जिस हम लेवल पे हम आपको ले जाना चाहते हैं, हो सकता है वहाँ आपको थोड़ी तकलीफ हो, पर बेटा डेफिनेटली उस लेवल को अचीव करने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आएगा। देखो खुश करने के लिए मैं भी DOC बता सकता हूँ, पर ये बेईमानी होगी, ये आपके साथ धोखा होगा और ये मुझे नहीं आता है। चाहे आप दुखी हो जाएं, पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेवल पे लेके जाऊँगा। तो साहब इंडिकेशन ऑफ एंटीप्लेटलेट एक्सेप्ट बताइए, एंटीप्लेटलेट का निम्न में से कौन सा
जो है वो इंडिकेशन नहीं है, बाकी सब है। तो जो आप दीजिएगा अब भी हाल बता के निपटा हूँ। एक ऑप्शन तो वहीं सबको पता है, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एमआई। मैंने कहा अब भी हाल बताया था, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, आपने उसको बचा लिया, रेस्क्यू भी कर लिया, तो साहब जब घर जाएगा, आप सबको पता है खून को पतला करने वाली गोली। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, खून को पतला करने वाली गोली कौन है साहब? एस्प्रिन। अब दही थोड़ी है जो पतला करोगे, इसका मतलब ये है कि ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ये एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग है। तो एंटी प्लेटलेट जिन्हें आप कहते हो एंटी प्लेटलेट की अपन बात करें, इनका दूसरा नाम एंटी थ्रोम्बोटिक भी होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो साहब एस्प्रिन है, आप सबको पता है, क्लोपिडोग्रेल है, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है और टिक्लोपिडीन है। ये साहब क्या करती है? प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देती। ये क्या करती है? प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन या प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। साहब इससे क्या होगा? प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये साहब ये दवाई थ्रोम्बस बनने नहीं देती, और इस दवा का जो इस्तेमाल किया जाता है कई सारी कंडीशंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। जो एंटी प्लेटलेट है ये कई सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है साहब। ये एमआई में, अनस्टेबल एंजाइना में, आप सब जानते हैं कई सारी जगहों पर जहाँ पर भी थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर का खतरा है साहब। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर का जहाँ पर खतरा है वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर की अपन बात करें, जहाँ पर भी इसका डाउट है वहाँ पर एंटीप्लेटलेट देते हैं। एमआई हुआ, अनस्टेबल एंजाइना हुआ, कई सारी चीज़ें, स्ट्रोक प्रिवेंशन हुआ, तो साहब यहाँ पर भी देते हैं क्या? बिल्कुल। कहाँ कहाँ देते हैं? बिल्कुल आपको बता दूं, बिल्कुल सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस ऑफ एमआई में देते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में देते हैं, स्ट्रोक प्रिवेंशन में देते हैं। कहाँ पर नहीं देते हैं? DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में नहीं दिया जाता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में नहीं देते हैं। DIC में साहब क्या होता है साहब? क्लोट बनते हैं साहब, स्मॉलर या टिन्नी ब्लड वेसल्स, या आप यूँ कहें स्मॉलर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बन जाते हैं साहब? क्लोट बन जाते हैं। और ये क्लोट क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। ये क्लोट क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। किसको यूटिलाइज कर लेते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स को। और यूटिलाइज करने की वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? क्लोटिंग फैक्टर्स की। इसकी वजह से क्या होता है साहब? ब्लीडिंग हो जाती है। तो DIC के अंदर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के अंदर क्लोट बन जाते हैं, छोटे छोटे, स्मॉल या टिन्नी लिख सकते हो, टिन्नी क्लोट बन जाते हैं, छोटे छोटे क्लोट बन जाते हैं स्मॉलर ब्लड वेसल्स के अंदर। और उनके अंदर ऑक्लूजन तो होता ही है। कितनी गजब चीज़ है, अजब चीज़ है कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर तो ऑक्लूजन हो जाता है। और ये सब जो क्लोट बनते हैं, ये क्लोटिंग फैक्टर को यूटिलाइज कर लेते हैं, जिससे बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर की कमी आ जाती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है, और जगहों पर ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो RX दिया जाता है, यहाँ पर जो RX देते हैं साहब, हम प्लाज्मा दे सकते हैं, ब्लड आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा दे सकते हो, ब्लड दे सकते हो, फ्लूइड दे सकते हो। तो साहब यहाँ पर जो RX है उसमें आप एस्प्रिन नहीं दे रहे हो, यहाँ पर प्लाज्मा दे रहे हो, फ्लूइड दे रहे हो। पर आपकी नॉलेज के लिए एक शानदार बात बता दूँ, हाँ बिल्कुल ऑलरेडी रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। पर जब DIC डेवलप हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में लो डोज पर हिपेरिन दिया जा सकता है, ताकि ये क्लोट ना बने, तो आपके क्लोटिंग फैक्टर यूटिलाइज ना हो, तो उनकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग का खतरा ना हो। पर ऑलरेडी सेट इन हो चुका है DIC,
और ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पर हम यहाँ हिपेरिन नहीं देंगे, यहाँ मत बना। यहाँ पर प्लाज्मा देंगे, ब्लड देंगे, फ्लूइड देंगे, ये सारी चीजें दी जाएगी डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के अंदर। दो चीज़ याद रखना, छोटे छोटे क्लोट बन जाते हैं छोटी ब्लड वेसल्स में, उनमें ऑक्लूजन हो जाता है और वो क्लोट किसको खा जाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर को यूटिलाइज कर लेते हैं। बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्लोटिंग फैक्टर की। तो और जगहों पर जो ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ पर प्लाज्मा, ब्लड, फ्लूइड वगैरह ये दिए जाते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बिल्कुल विश्वेंद्र, बिल्कुल FFF फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है, बिल्कुल 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 याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल शानदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में हम एंटीप्लेटलेट नहीं देते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और अब आज का साहब ये अगला क्वेश्चन, विटामिन विद लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा विटामिन है जो लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी करता है? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बिल्कुल। 2% हाइपोवोलेमिक शॉक बेटा, फ्लूइड देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, ब्लड दे सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, पढ़ते जाओ, नॉलेज को इम्प्रूव करते जाओ। दुनिया में मैं मानता हूँ बच्चों को बहुत कुछ आता है, पर मैं ये भी मानता हूँ जब उनको बहुत कुछ आता है तो उनका नंबर क्यों नहीं आता है, तो उसका कारण क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो सहज रूप से ले रहे हैं और उनको वो गलत करके आते हैं और उस गलती को पहचान नहीं पाते हैं, और वही उनके और सिलेक्शन के बीच में एक रोड़ा है। इसको आपको दूर करना है। कैसे दूर करना है? विश्वास रखना है, आता है फिर भी पढ़ना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। कब तक पढ़ते जाना है? जब तक नंबर नहीं आ जाता। अगर आप हम पे बिलीव करते हैं तो हमारी कई बातों को विश्वास कीजिए, मानिए और पढ़ते जाइए। साहब मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, जब तक नहीं रुकना है, जब तक नंबर आपका नहीं आ जाता, सेलेक्ट नहीं हो जाते। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा विटामिन बी। विटामिन सी आप सब जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी के इलाज में काम में आता है, इसका कोई लेना देना नहीं है लिपिड को लोअर करने से। विटामिन डी अपन सब जानते हैं, ये बॉडी में साहब जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन में काम में आता है, उसका एक्सक्रीशन रोकता है बॉडी में। साहब ये जो कैल्शियम है इसको बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? इंटेस्टाइन में साहब, ये साहब दो जगह काम करता है, इंटेस्टाइन में और साहब आपके रीनल ट्यूब्यूल पे, रीनल ट्यूब्यूल पे। तो साहब ये रीनल ट्यूब्यूल पे क्या करता है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन और यहाँ पर डिक्रीज एक्सक्रीशन, या लिख सकते हो इंक्रीज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक ही बात है साहब। तो साहब विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन को कहते हैं, पायरिडॉक्सिन को कहते हैं विटामिन B6। और पायरिडॉक्सिन के बारे में आपको याद रखना है, कहाँ देना है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नोट यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। यूज़ साहब आपको पता होना चाहिए, विद आइसोनियाजाइड, विद आइसोनियाजाइड, विद आइसोनियाजिड। और कहाँ नोट यूज़? विद लियोडोपा कार्बिडोपा, लियोडोपा कार्बिडोपा। और क्या चाहिए यार आपको? लियोडोपा एंड कार्बिडोपा, इतने इस लेवल तक आपको लेके जा रहे हैं साहब। विटामिन B6 आइसोनियाजाइड के साथ देते हैं, और कहाँ नहीं देते हैं साहब? विद लियोडोपा कार्बिडोपा के साथ नहीं देते हैं। ये आपको सबको पता होगा आइसोनियाजाइड के साथ देते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए किसके साथ नहीं देते हैं। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन को आइसोनियाजाइड के साथ देते हैं, और किसके साथ नहीं देते हैं? लियोडोपा कार्बिडोपा के साथ नहीं देते हैं। ये आपके लिए अलग से याद रखने वाली बात, जो मैं कह रहा था ना आपको कि आपको आता सब कुछ है, पर थोड़ा बहुत जो नहीं आता है वो भी आना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी से अटक रहा है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन बी। ये पुराना क्वेश्चन हो गया तो B6 किसके साथ देते हैं? आइसोनियाजाइड। नया क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप भी खुश होना और मुझे भी याद करना, किसके साथ नहीं देते हैं? बोला लियोडोपा कार्बिडोपा के साथ नहीं देते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करता है, बिल्कुल न्यूरोपैथी वगैरह सारी बातें सब कुछ क्लियर है। अब बचता है विटामिन बी, ये तो इसका भी याद रखना है, और इधर क्या याद रखना है? D3, ये लिपिड को लोअर करता है, ये डिक्रीज करता है VLDL, VLDL को कम करने के काम में आता है विटामिन B3। विटामिन B3 किसको कम करता है? VLDL। विटामिन B3 की अपन बात करें, विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन, नियासिन की अपन बात करें
तो साहब ये डिक्रीज करता है VLDL, इसको दुनिया निकोटिनिक, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं निकोटिनिक एसिड। तो विटामिन B3 या नियासिन ये VLDL को कम करता है, लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहब, आप कर सकते हैं विटामिन B3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो साहब क्या है, आंसर है बी, नियासिन। नियासिन इज द विटामिन विद लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी। तो साहब आप सबने बड़े ध्यान से सुना, बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा, और यही पोटेंसी आपको बरकरार रखनी है और इसी तरह से पढ़ते रहना है, मज़े से पढ़ते रहना है। तो शाम आरती के बाद प्रसाद में कोई कमी नहीं रही होगी मुझे लगता है। तो साहब आगे भी आपको पता रहेगा, मैं बस आरती में टाइम लेता हूँ, प्रसाद खूब देता हूँ, आगे भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा विश्वास। विश्वास है तो दुनिया है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अकेले कल भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। आप हमसे अगर साथ चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर वो विश्वास के साथ आपका साथ रहेगा तो साहब हम पूरी कोशिश करेंगे आप में वो पोटेंसी जनरेट करने की जिसके दम पर आप बड़े से बड़े काम कर सकें। और इस दुनिया में मैक्सिमम काम जो होते हैं बेटा वो विश्वास से ही होते हैं। और जहां आप बैठे हो, जिसके साथ आप बैठे हो, जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, तो साहब वो बिलीव अगर कर रहे हो तो उसमें फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे। तो साहब आज के लिए बस इतना ही। सभी को गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई क्लास के साथ नेक्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। नॉर्सेट 2021 ESIC DSSSB PGI चंडीगढ़, इन सभी कमिंग एग्जाम्स के लिए आपका अपना जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर डेली 5 to 6 स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्लास कंडक्ट करता है। और आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दिक्पाल, गीता, भवानी, अभिषेक,